हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्टाफिंग के बारे में। तो आज इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस टर्म का क्या मीनिंग होता है और कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट तक पहुँचे, यानी इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम समझेंगे। और लास्ट में हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग समझेंगे। जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किया, ऐसे ही स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, जनरली तो हम ये कह सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग हमने इससे पहले किया था, तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट क्रिएट की कुछ, भाई एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक जनरल मैनेजर होगा, या इस तरह से आपने कई सारी पोस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। अब क्या है कि उन पोस्ट पे लोगों को फिल भी तो करना पड़ेगा, कौन किस पोस्ट पे रहेगा, यही प्रोसेस होता है स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग का मतलब है, स्टाफिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर के अंदर पोस्ट है उन पोस्ट को भरना और भरे रखना। अब देखो, भरना मतलब एक बार जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई नई बनी, मान लो आपने एक पिज़्ज़ा आउटलेट खोला, आप एक पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना चाहते हो, तो आप क्या देखते हो इसमें कि इसमें मुझे 2 शेफ़ की ज़रूरत होगी, एक मुझे बिल रिसेप्शन पे पर्सन चाहिएगा, एक मुझे जो क्लीनिंग वगैरह के लिए चाहिए, एक मुझे गार्ड चाहिए। आपने मान लो ये 4 पोजीशन डिसाइड की। अब शेफ़ की पोस्ट को फिल करना है कि शेफ़ कौन बनेगा। अब ये तो पता है कि 2 शेफ़ होंगे, लेकिन वो 2 शेफ़ कौन होंगे ये डिसाइड होता है स्टाफिंग के अंदर। यानी स्टाफिंग में हम पोस्ट को फिल करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे पिक करें, यानी कि जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए चुना जा रहा है उसको वो काम भी आना चाहिए। अब कोई शेफ़ का काम, अगर हम शेफ़ की पोस्ट के लिए किसी को चूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर शेफ़ वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर कोई टीचर की पोस्ट के लिए आप चूज़ कर रहे हो पर्सन को, तो उसमें टीचर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है कि हम करते कैसे हैं स्टाफिंग के अंदर। सबसे पहले हम ये, वैसे प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, वर्कफोर्स का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास कितनी वर्कफोर्स अभी है और कितनी हमें फ्यूचर में चाहिएगी। इसीलिए मैंने कहा फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड, मतलब एक बार आपने पोस्ट भर दी, क्या ऐसा है कि वो ज़िंदगी भर कभी उस पोस्ट से बंदा हटेगा ही नहीं? ऐसा नहीं होता। पर्सन रिटायर हो जाते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, किसी की डेथ हो सकती है, तो इन सब रीज़न्स की वजह से क्या है, पोस्ट खाली हो सकती है। तो पोस्ट खाली हो गई, उसको दोबारा फिल करना भी स्टाफिंग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम हमारी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमें कितनी वर्कफोर्स चाहिए। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये सारे काम स्टाफिंग के अंदर आएंगे। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम स्टाफिंग का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टाफिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि जो पोस्ट हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बनाई हैं उन पोस्ट को फिल करना और फिल करे रखना, ये स्टाफिंग होता है। अब बात करते हैं स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है स्टाफिंग। देखो, सबसे पहले कम्पिटेंट पर्सनल, पर्सनल का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को कैसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे आपको, अगर आप अच्छी स्टाफिंग की प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, यानी जो पोस्ट के लिए जिस पर्सन को सिलेक्ट किया है वो पोस्ट वाला काम कर भी सकता है। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ लेने हैं तो आपको स्टाफिंग प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। देन पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब हर पर्सन का काम अलग अलग होता है, तो उसको उस तरह की जॉब पे ही रखना सही रहता है, ठीक है। तो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब होना ज़रूरी है। फिर एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कैसे? सक्सेशन प्लानिंग से। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अभी हमारे पास कितनी वर्कफोर्स है, फ्यूचर में हमें कितने वर्कफोर्स यानी कितने एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, उस अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि फ्यूचर के लिए हम नए एम्प्लॉयज़ कहाँ से लेके आएंगे, क्या हम बाहर से लेके आएंगे या हमारे अंदर जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे। तो देखो, एक चीज़ आप समझिए कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो पैसा है, उनको यूज़ कौन करेगा? उनको यूज़ तो ह्यूमन रिसोर्स ही करेगा ना, यानी लोग ही करेंगे। तो अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, कि अंडर मैनिंग और ओवर मैनिंग को अवॉइड करते हैं। अंडर मैनिंग मतलब आपके पास ज़रूरत से कम एम्प्लॉयज़ हैं। अगर ज़रूरत से कम एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो आपका काम ख़राब होगा,
ठीक है, काम पूरा करने में दिक्कत आएगी। ओवर मैनिंग को भी अवॉइड करना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको आप सैलरी वगैरह दे रहे हो, वो आपका अननेसेसरी खर्चा हो रहा है। तो अंडर मैनिंग और ओवर मैनिंग दोनों ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय मोराल को बढ़ाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के अंदर उनको कंपनसेशन दिया जाता है, अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। तो आई होप स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस आपको क्लियर है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट लाइन और लिखी गई है इसमें, स्टाफिंग इज़ अ लाइन एक्टिविटी एज वेल एज अ स्टाफ एक्टिविटी। अब आप समझो लाइन और स्टाफ क्या होता है। लाइन एक्टिविटी होता है जब एक मैनेजर डिसीज़न लेता है और वो उस डिसीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। अच्छा, स्टाफ के अंदर क्या होता है, स्टाफ एक्टिविटी हम बोलते हैं जो असिस्टेंस के लिए एक्टिविटी है। यानी मान लो प्रोडक्शन मैनेजर को अपने अंडर कुछ बंदे रखने हैं, ठीक है। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हर एक बड़ी कंपनी में आपको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब लाइन एक्टिविटी का मतलब क्या है, जब ये डिपार्टमेंट अपने लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहा है तो ये लाइन एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, तो एचआरएम वाले क्या करेंगे, इनको स्टाफ असिस्टेंस देंगे, यानी इनको गाइड करेंगे कि आप ऐसे एम्प्लॉयज़ चुन सकते हो, आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हो स्टाफिंग का। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं। मतलब स्टाफिंग जो है वो लाइन एक्टिविटी भी है और स्टाफ एक्टिविटी भी है। लाइन एक्टिविटी कैसे है कि एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है वो पर्सन, तो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, तो अपने डिपार्टमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो है लाइन एक्टिविटी। स्टाफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो एडवाइजरी रोल दे रहा है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ चाहिए, अल्टीमेट डिसीजन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेगा कि हमें कौन से एम्प्लॉयज़ लेने हैं कौन से नहीं लेने, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला क्या कर रहा है, उनको असिस्ट कर रहा है कि आप इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझो। जनरली हम बोल देते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है उन एम्प्लॉयज़ के पास जो भी स्किल्स हैं, चाहे वो एक्सपर्टीज़ हो उनकी, इनोवेशन, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरल स्किल हो, चाहे मैनेजरियल स्किल्स हो, जो भी स्किल्स एम्प्लॉयज़ के पास हैं वो सभी किस में अकाउंट होंगी, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काउंट होंगी। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी वर्कफोर्स स्किलफुल है तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, इस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, यानी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना। मैनेज करने में क्या क्या आएगा, मैनेज करने में उनका रिक्रूटमेंट आएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो जॉब का डिटेल बताता है कि इस जॉब में ये काम करना होगा, इस जॉब का ये टाइटल होगा, इतनी सैलरी होगी, ये सब कुछ, ठीक है। कंपनसेशन प्लान बनाना, यानी वही चीज़ है कि सैलरी वगैरह कितनी मिलेंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, लेबर रिलेशन मेंटेन करना, ग्रीवेंसेस हैंडल करना, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, कोई केस हो जाए कंपनी के अगेंस्ट तो उसमें हैंडल करना, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। अभी हम स्टाफिंग का प्रोसेस करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स फिर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कंपनियों में होता था लेबर वेलफेयर ऑफिसर। ये भी कब आया, जब ट्रेड यूनियन बनने लग गई। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था, उनको लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते थे, बीच में रेस्ट नहीं होता था, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। तो धीरे धीरे वर्कर्स क्या हैं, इकट्ठे होने लग गए। वर्कर्स ने इकट्ठे होकर क्या किया, यूनियन बना ली, यानी ट्रेड यूनियन बना ली। अब ट्रेड यूनियन बनने से कंपनी को ये लगा कि भाई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो ओनर और वर्कर के बीच में एक लिंक का काम करे, ठीक है। तो ओनर और वर्कर के बीच में जो लिंक का काम किया वो किसने किया, लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और चेंजेस होते हैं, तो ये ऑफिसर चेंज होके हो गया पर्सनल ऑफिसर। इसको हम यहाँ से कंसेप्ट आया पर्सनल मैनेजमेंट का। इसमें क्या आ गया, मेन पर्सनल ऑफिसर की क्या जिम्मेवारियाँ थी, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना। अभी इनके मीनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हो गया पर्सनल ऑफिसर। फिर आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तीसरे नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आया। इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन फैक्टर की इम्पोर्टेंस को समझा गया कि जो ह्यूमन फैक्टर है वही सारे फैक्टर्स को काम पे लगाता है।
अब आपके पास मशीनें हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। तो ये कंसेप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का आया जब ह्यूमन को रिसोर्स समझा गया कि मानव भी एक संसाधन है, तब ये कंसेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। तो सबसे पहले क्या था, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, उसके बाद आया पर्सनल ऑफिसर और फिर आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। चलिए आगे करते हैं। अब हम स्टाफिंग प्रोसेस पे आते हैं। देखिए हमने हर एक फंक्शन का प्रोसेस किया, प्लानिंग का प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइजिंग का किया, अब हम स्टाफिंग का प्रोसेस करते हैं। स्टाफिंग में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको काम क्या करना है, पोस्ट को फिल करना है, ठीक है, और उसको फिल रखना है। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितने लोग चाहिए, वो लोग किस क्वालिफ़िकेशन के चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वर्कफोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेट करनी होती है, ठीक है। इसका मतलब कितने लोग चाहिए और किस क्वालिटी के लोग चाहिए। लाइक मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने एमए किया हो, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको टैली चलाना आता हो, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह से मैं पहले डिसाइड करूँगी कि मुझे किस क्वालिटी के लोग चाहिए, जो लोग मुझे चाहिए उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है और अभी आपके पास कितने हैं, फिर उन दोनों को कंपेयर करके आप निकाल लोगे कि आपको और कितने लोगों की ज़रूरत है। आपका हो सकता है आप अंडर स्टाफ्ड हो, यानी ज़रूरत से कम एम्प्लॉयज़ है आपके पास अभी, हो सकता है आप ओवर स्टाफ्ड हो, यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं, या हो सकता है कि आप ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो, यानी आपके पास पूरा मतलब जितने चाहिए उतने ही वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ये जॉब करनी है, जॉब को डिस्क्राइब करता है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जॉब का टाइटल ये होगा, जॉब का नाम ये होगा, जॉब का काम ये होगा, वो चीज़ है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो पर्सन उस जॉब को करे उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक मैंने बताया कि मुझे एक टीचर की पोस्ट चाहिए, तो टीचर की पोस्ट है मान लो, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा कि नाम क्या होगा, मतलब पीजीटी मैथ्स मान लो, ठीक है, उसका काम क्या होगा, ये क्लासेस पढ़ानी होंगी, इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल में रहना होगा। ये तो क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि वो जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि जो पर्सन इस जॉब को करेगा उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक वो पर्सन एमए इन मैथ्स होना चाहिए, एमएससी इन मैथ्स होना चाहिए, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में बताता है और जॉब स्पेसिफिकेशन जो पर्सन जॉब करेगा उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। चलिए, अब सबसे पहले आपने ये देख लिया कि आपको कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप करते हो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिल सकते हैं। क्या आपको एम्प्लॉयज़ न्यूज़पेपर में ऐड दे के मिल सकते हैं, क्या आपको एम्प्लॉयज़ किसी कॉलेज में मिल सकते हैं, क्या आपको एम्प्लॉयज़ कहीं और मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोर्स देखोगे कि कहाँ एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, उसके बाद उनको अप्लाई करने के लिए इंसेंटिवाइज़ करोगे, स्टिमुलेट करोगे, यानी कि उनको आप प्रेरित करोगे कि आप हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन भेजो, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये समझो, रिक्रूटमेंट का मतलब है आप ऐड देते हो, ये कह सकते हो आप, या आप ये डिसाइड करते हो कि यहाँ से मुझे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी एडवर्टीज़मेंट वगैरह करते हो और लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही बेटर चांस है कि आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी, ठीक है, राइट। तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग हुआ कि आप जो भी आपके पास
न्यूज़पेपर में ऐड देनी है या जहाँ भी आपको ऐड देनी है वहाँ आप ऐड देते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें। उसके बाद आता है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन में क्या होगा, अब जितने लोगों ने आपके यहाँ अप्लाई किया आप सभी को तो नहीं सिलेक्ट करोगे, आप उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करोगे। तो बेस्ट को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन के अंदर आता है। उसके बाद सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, टेस्ट या इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन करते हैं, उनसे काम करवा के देख सकते हैं। अभी हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन कर लिया, अच्छा आपने बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करना होगा। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या है, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने पर्सन को अपॉइंट किया है उसको उस डिपार्टमेंट में रखना। जैसे मान लो आपने 10 PN, जस्ट सपोज आपने 10 PN अपॉइंट किए, अब 10 PN को आपने सिलेक्ट किया, उनको आप अलग अलग डिपार्टमेंट दोगे कि आप मैथ्स डिपार्टमेंट देखोगे, आप साइंस डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट देखोगे, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखोगे। तो यानी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया उसे वहाँ प्लेस करना। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं। देखो कोई भी नया पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो वो नहीं जानता होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको बताना कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ये दिक्कत हो तो आप यहाँ जा सकते हैं, ये दिक्कत हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। इस तरह से ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या है और डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर काम करने की स्किल सिखाना किसी को। जैसे मैं आपको एक्सेल में डाटा एंट्री करना सिखाती हूँ या टैली में आपको एंट्रीज करना सिखाती हूँ, तो ये क्या है, ट्रेनिंग, क्योंकि मैं आपको एक पर्टिकुलर काम सिखा रही हूँ। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, तो ये होता है डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब है कि आप इवेल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आप देखते हो कि उनकी परफॉर्मेंस पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, या पहले के कंपैरिजन में क्या कम हुई है। तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, जो टारगेट दिए गए थे क्या वो टारगेट पूरे किए या नहीं किए। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया, फिर है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, राइट। कंपनसेशन इसी का नाम है। कंपनसेशन में यानी जो भी आपने काम करवाया उसके बदले जो कुछ भी आप दोगे, सैलरी दोगे या कोई फैसिलिटी दोगे, तो वो सारा कुछ कंपनसेशन के अंदर आएगा। तो ये स्टाफिंग का प्रोसेस था। सबसे पहले स्टाफिंग में आपको क्या करना है, मैन पावर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितनी में दोनों चीज़ें आ जाएगी, नंबर भी और उनकी क्वालिटीज़ भी, ठीक है। फिर हमने रिक्रूटमेंट किया, यानी लोगों को मोटिवेट किया कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें। सिलेक्शन में हमने उनको सिलेक्ट किया, प्लेसमेंट में हमने उनको उस डिपार्टमेंट में प्लेस किया जहाँ उनकी ज़रूरत है। ओरिएंटेशन में हमने उन्हें कंपनी के बारे में बताया, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में। फिर हमने किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब एक पर्टिकुलर स्किल सिखाना और डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना। फिर हमने किया परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, ठीक है। फिर हमने किया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, यानी अगर कोई अच्छा किसी ने काम किया है तो आप उसके लिए प्रमोशन करते हो। एंड देन कंपनसेशन, यानी कि एम्प्लॉई आपके लिए काम कर रहा है तो इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है स्टाफिंग का। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।